Hello, friends. A very warm welcome to each one of you. So, finally, today we are starting the much awaited course, which is the crash course of civil engineering for your upcoming exam of junior engineer and assistant engineer. तो दोस्तों कुछ टाइम पहले वही सर ने आपसे प्रॉमिस किया था कि ऐसा एक फ्री रिवीजन कोर्स जो है आपके लिए लाया जाएगा बट बिकॉज़ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे थे एकेडमी पर और इन सब चीज़ों के चलते हमें इस चीज़ को जो है थोड़ा डेफ़र करना पड़ा एंड फाइनली वी आर बिगिनिंग इट टुडे। तो कोर्स वर्क को समझने से पहले कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। So first of all, I'm presenting this lecture through White Sars Academy. तो आप में से जिन दोस्तों ने अभी इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू वट एवर एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू कैन चेक द प्ले लिस्ट्स। इसमें अलग से जो हैं प्ले लिस्ट्स बनी हुई हैं, ओके, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ एग्ज़ाम। तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर। देन पटवारी के लिए जो उर्दू की लेक्चर सीरीज़ कल शुरू हुई थी उसका पहला लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर आ गया है, अपलोड हो गया है। दिस इज़ ऑल्सो going to be provided to you free of cost, and apart from that there's a good news for students. We are planning to start this a second batch for KS and assistant registrar, जिसकी लास्ट डेट जो है 22 जून 2021 है। तो रजिस्ट्रेशंस ओपन है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव मिस्ड आउट ऑन द फर्स्ट बैच। नाउ दे कैन एनरोल देमसेल्व्स इन दिस बैच और इसमें आपको यू विल हैव एक्सेस टू वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल्स, शॉर्ट नोट्स, right? So let's get started with our old code. But before that, let me give you a glimpse of a very beautiful quote by Henry Ford, which says that obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. तो बहुत सही कहा है फोर्ड साहब ने। कहते हैं कि ऑब्स्टिकल्स वो डरावनी चीज़ें हैं, ये हिंड्रेंसेस या ऑब्स्टिकल्स वो डरावनी चीज़ें हैं जिन पर आपकी नज़र सिर्फ तब पड़ती है जब आपकी नज़र हट जाती है अपने गोल से। तो ये ऑब्स्टिकल्स तो हमेशा से ही हैं, ये ऐसा ऐसा नहीं कि आपके देखने देखने से वो जो है क्रिएट हो जाती हैं। देर ऑलवेज देयर। बट जब हम बहुत ही फोकस्ड होकर अपने गोल की तरफ ही बढ़ते चलते हैं, then they just become secondary and your prime focus is on your goal. So let's get moving. तो हमारे इस क्रैश कोर्स में जो पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो मैंने आप स्क्रीनशॉट डाल दिया है सिलेबस का फॉर यू। तो आप इसे पॉज करके जो है इसको यू जस्ट गो थ्रू इट वंस और ट्वाइस एंड जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। तो ये असिस्टेंट इंजीनियर का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के लिए आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। इट्स मोर और लेस सेम विथ दैट ऑफ द जूनियर इंजीनियर, बट डिफरेंस जो है डिफरेंस आ जाता है in the level of the questions they ask you, right? So again you'll go through the syllabus as well. तो हम जिस चीज़ से शुरुआत करते हैं, लाइक आई सेड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, एंड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स दिस सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन 2 डायमेंशंस, ओके। सो पहले इस लेक्चर को जो है मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, ठीक है। इसे जितना जितना सिंपल हो सके उतना बनाएंगे। तो पहले लेक्चर को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट जो है आपका सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स आ जाता है। देन द सेकंड थिंग बीइंग द स्ट्रेसेस इन बार्स ऑफ वेरिंग सेक्शंस, ओके, and the third thing being the thermal stresses, okay, or that you commonly know as the temperature stresses, okay। तो ये हम थर्ड वाले सब टॉपिक में करेंगे। इसमें से हर एक सब टॉपिक के एंड के बाद हम कुछ 6-7 MCQs करेंगे और उसके बाद जैसे ही पूरा एक मॉड्यूल फिनिश हो जाता है, से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ख़त्म हो जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उन्हें करेंगे। तो पहले सब टॉपिक में अगर हम देखें तो सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स है, इसमें हम पढ़ेंगे इन ऑल अराउंड 12 कॉन्सेप्ट्स, ओके। ये 12 बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। द गेम चेंजर इज़ द क्वेश्चंस यू डू, ठीक है। बहुत क्विकली जो है हम इन कॉन्सेप्ट्स को करेंगे, बट हमारा प्राइमरी फोकस जो है विल बी ऑन MCQs, ठीक है। द गेम चेंजर इज़ लाइक आई सेड द MCQs। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ स्ट्रेस।
Now, one more thing that becomes important to mention here is that आम कोर्सेज़ के मुकाबले में इस कोर्स की जो है पेस थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। दैट्स बिकॉज अगर हम टेंटेटिव स्केड्यूल पे जाएं तो आपका जेई का एग्ज़ाम जो है दैट्स गोइंग टू बी स्केड्यूल्ड ऑन 3rd to 4th वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। सो दैट लीव्स अस विथ नियरली 2 months ऑफ प्रिपरेशन टाइम। इसमें हमें इतने सारे सब्जेक्ट्स और फिर उन सब्जेक्ट्स रिलेटेड फिर एमसीक्यूज़ भी बनाने हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं, तो इसमें अच्छा खासा जो है टाइम लगेगा। तो हमारा फोकस रहेगा कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को फिनिश कर पाए जितना जल्दी हो सके, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आप सभी जानते होंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सीखते हैं कि किसी बॉडी पे जैसे ही कोई फोर्स या लोड लगता है तो इसके रिएक्शन में ये बॉडी प्रोड्यूस करती है एक रेजिस्टिंग फोर्स, एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। जब हम इस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को पर यूनिट एरिया देखते हैं तो बस उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। सो इट्स दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैं आपसे पूछूं तो कि स्ट्रेस के जो है एसआई यूनिट्स क्या बन जाएंगे, तो वेरी इजीली यू कैन आंसर कि फोर्स के एसआई यूनिट्स होते हैं न्यूटन्स और एरिया का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो एसआई यूनिट फॉर दिस स्ट्रेस विल बी न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। इसे हम और एक नाम दे देते हैं जिसे कहा जाता है पास्कल्स। ओके, सो पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आम तौर पर लगने वाले फोर्सेस जो है उनका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, तो इसलिए पास्कल हमारे उतने सिग्निफिकेंस का नहीं है जितने इसके बड़े यूनिट्स हैं, जैसे कि मेगा पास्कल हो गया या गीगा पास्कल हो गया। तो मेगा पास्कल जो है इट्स इक्वल टू 10⁶ ऑफ पास्कल। जस्ट सेकेंड, यस, सो इट्स 10⁶ पास्कल्स और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर इस मीटर को हम mm स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो इट इज़ इक्वल टू 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो you'll रिमेंबर इट लाइक दिस ऑल्सो। एक स्टार मार्क है, कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है। देन वी कम टू द गीगा पास्कल्स। तो एक गीगा पास्कल किसके बराबर है? 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁹ पास्कल्स। ओके, तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर mm स्क्वायर तो वेरी सिंपली अगर 10⁶ जो कि मेगा पास्कल है इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 10⁹ विल बी इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसे आप 10⁻³ को किलो से भी डिनोट कर सकते हैं एंड इट विल बी इक्वल टू 1000, इट विल बी 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, then there's again another unit which is called as किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कि किलोग्राम फोर्स क्या यूनिट है, इस पहले इसे समझ लेते हैं। सो वी ऑल नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो यहाँ पर जो फोर्स है 1 किलोग्राम फोर्स है, ठीक है। सो 1 किलोग्राम फोर्स इज व्हाट? इट इज़ द फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन अ, सो इट्स अ फोर्स ऑन अ मास ऑफ 1 kg। तो अगर एक बॉडी का मास जो है 1 kg है, उस पर फोर्स जो ग्रेविटी अप्लाई करे दैट्स 1 kgf। ओके, सो दैट्स नियरली इक्वल टू व्हाट? सो इट इज़ इक्वल टू मास अगर 1 kg है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आप जानते हैं इट्स 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। okay, so that is equal to 9.8 newtons. So 1 kgf is equal to 9.8 newtons. Again star mark this point, बहुत important है। तो this is also a unit of stress, right? kgf per centimeter square. So then we come to the types of stress. तो दोस्तों दो किस्म के स्ट्रेस है, बहुत आसान, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अगर दो खींचने वाले फोर्सेस हैं दो एंड्स पर, ठीक है, दीज आर पुलिंग फोर्सेस एट द टू एंड्स, इट्स कॉल्ड टेंसाइल फोर्स। तो अगर बॉडी का क्रॉस सेक्शन है पहले इतना, तो इस खिंचाव की वजह से इसका क्रॉस सेक्शन घट जाएगा। ओके, सो दैट्स द टेंसाइल स्ट्रेस और इसमें पैदा होने वाले स्ट्रेन को कहा जाएगा टेंसाइल स्ट्रेन। सिमिलरली अगर किसी बॉडी पे कंप्रेसिव स्ट्रेस है लाइक दिस, यहाँ से भी फोर्स आ रहा है और यहाँ से भी फोर्स आ रहा है, तो इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बॉडी जो है छोटी हो जाएगी, छोटी एज इन हाइट में छोटी हो जाएगी। लेकिन उस हाइट में छोटे होने की जो इफ़ेक्ट है वो आप देख सकते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा हो जाएगा। तो अब जो है बॉडी ऐसी होगी जो मैं डैश से आपको दिखा रही हूँ। ओके, सो सच काइंड ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड एज कंप्रेसिव फोर्सेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। उसके बाद चलते हैं तीसरे किस्म के स्ट्रेस की तरफ जो कि है शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस आमतौर पर आपने देखा ही होगा,
तो मान लेते हैं कि 2 प्लेट्स हैं और इसको हमने बंद किया है एक रिवेट से। तो ये शियर स्ट्रेसेस जो होते हैं, दीज आर टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, ओके। नाउ दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर एंड दे एक्ट लाइक आई सेड टेंजेंशियली टू द रेजिस्टिंग सेक्शन। यहाँ पर समझने की बात है कि रेजिस्टिंग सेक्शन क्या है, और इस केस में जब हम स्ट्रेस निकालते हैं तो कौन सा एरिया और कौन सा फोर्स कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पर रेजिस्ट जो फोर्स को कर रहा है वो सेक्शन है इस रिवेट के नीचे वाला सेक्शन, जिसको डैश से भी दिखाया गया है, बट ओनली दिस पोर्शन। तो अगर ये रिवेट ऐसे है तो इसके नीचे वाला पोर्शन, अगर इसको 3D में हम बनाएं तो ये वाला नीचे वाला दिस पोर्शन, ओके, दिस इज द रेजिस्टिंग एरिया। तो इसका स्ट्रेस निकालते वक्त द यूनिट विल बी व्हाट, इट विल बी रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर एरिया, ओके। सो विद दैट वी कम टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन बहुत आसान है, जैसे अभी हमने स्ट्रेस पढ़ा कि अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहे हैं किसी बॉडी पे, खींचने वाली पुलिंग स्ट्रेसेस लग रहे हैं, तो ये बॉडी जो है खिंच जाएगी। खिंच जाएगी का मतलब कि अगर इसकी इनिशियल लेंथ L थी, अब इसकी फाइनल लेंथ बढ़कर हो जाएगी LF, तो ये बॉडी जो है एक्सटेंड हो गई। इसकी वजह से कॉरस्पॉन्डिंगली इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो छोटा हो जाएगा। देखिए बॉडी का जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है ना, वो कहीं से नहीं आएगा ना, जितनी मास क्वांटिटी इसमें है उतनी ही मेंटेन रहेगी, राइट। तो अगर ये इलोंगेट हो रहा है इसका मतलब है कोई एक डायमेंशन में ये कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, और इसी को हम अलग अलग किस्म के स्ट्रेन में भी पढ़ेंगे, जैसे कि लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन में। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दैट द चेंज इन रिलेटिव पोजीशन, तो इसे डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो जो इसमें चेंज आया वी नो, इसको कॉमन पार्लेंस में भी, कॉमन लैंग्वेज में भी डिफॉर्मेशन ही कहते हैं। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन जो है दिस इज डिफॉर्मेशन का जो रेशियो होगा टू द ओरिजिनल लेंथ। सो इन दिस केस अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल की बात करें, अगर पहले हमारी लेंथ L थी और सेकंड केस में लेंथ LF हो गई, तो चेंज इन लेंथ क्या है? चेंज इन लेंथ विल बी LF माइनस L डिवाइडेड बाय, अगर इनिशियल लेंथ L थी, सो इफ आई डिवाइडेड बाय दैट L, तो जो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, दैट इज स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन के लिए जो यूनिट्स हैं, स्ट्रेन को जो डिनोट करते हैं, तो हम इसे डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल विच वी कॉल एज एप्सिलॉन। ई की फॉर्म में होता है, राइट। सो दैट्स एप्सिलॉन। नाउ विद दैट वी मूव टू द सेकेंड थिंग, दैट इज द व्हाट इज़ टेंसाइल स्ट्रेन एंड व्हाट इज़ कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो ये आप समझ ही सकते हैं कि अगर जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो इसकी जो नेक्स्ट वाली लेंथ है, द सेकेंड लेंथ दैट इज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनिशियल लेंथ। तो बॉडी खिंच गई, पहले अगर लेंथ इतनी थी अब बढ़कर हो गई इतनी। ठीक है, बॉडी मान लीजिए इतनी बड़ी हो गई, तो इसका जो L फाइनल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू L इनिशियल। तो इस पर लगने वाले स्ट्रेन को हम कहेंगे ये टेंसाइल स्ट्रेन है, और इसे जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में टेंसाइल स्ट्रेन को पॉजिटिव माना जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो वाइसी वर्सा, अगर LF छोटा है L से, दैट इज इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहे हैं, तो एप्सिलॉन जो होगा वो नेगेटिव होगा, स्ट्रेन नेगेटिव होगा, एंड इन दिस केस इट विल बी कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेन। नाउ व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स? तो दो किस्म के स्ट्रेन्स हैं, प्राइमरी और लीनियर स्ट्रेन, और सेकेंडरी और लेटरल स्ट्रेन। इसे हम आगे जो है इलास्टिक कांस्टेंट्स में भी पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दैट प्राइमरी स्ट्रेन है वो स्ट्रेन विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉडी है, यस, सो लेट्स टेक दिस बॉडी, ठीक है, इस पे मैं अप्लाई करती हूँ टेंसाइल फोर्सेस, ठीक है, सम P। तो इस टेंसाइल फोर्स के लगने की वजह से ये बॉडी जो है इलोंगेट हो गई, और अब जो है अब ये बॉडी बन गई ऐसी। ठीक है, लेट मी शो दिस विथ द डार्कर कलर, ये बॉडी हो गई ऐसी। तो डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है विच इट इज़ दिस। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूं कि चेंज कितना आया है, दैट इज़ अगर इसका इनिशियल लेंथ था L और अब जो है लेंथ है LF, तो इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द स्ट्रेन, जो स्ट्रेन आएगा उसे मैं कहूँगी प्राइमरी और लीनियर स्ट्रेन, दैट इज, तो स्ट्रेन कितना आएगा LF माइनस L होल डिवाइडेड बाय द इनिशियल लेंथ विच इज़ L, तो ये होगा हमारा प्राइमरी स्ट्रेन। अब इसी एग्जाम्पल में अगर मैं, जस्ट अ सेकेंड,
अगर इसी एग्जाम्पल में अब मैं देखूं कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, लाइक आई सेड, अगर एक डायमेंशन में लेंथ बढ़ रही है तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है ये कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब इसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में यहाँ क्या हो रहा है, तो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, let me use a different color first, yes, so if the initial area of cross section was say A1, और हम इसका डाया ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोड़िए, डाया 1, और अब घट के इसका डायमीटर जो है वो स्मॉल हो गया है, दैट इज D2। तो अब मैं इस डायरेक्शन में स्ट्रेन देखती हूँ, तो स्ट्रेन कितना होगा, तो चेंज दैट इज D1 माइनस D2 होल डिवाइडेड बाई जो इनिशियली लेंथ थी या इनिशियली डाया था, दैट इज D2। तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन which is perpendicular to the direction of the force, it is called as secondary strain or the lateral strain, okay। तो चलिए अब समझ लेते हैं बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, दैट्स इलास्टिक लिमिट। अब देखिए स्ट्रेस का एक वैल्यू होता है, अगर मैंने एक बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, ठीक है, एक लोड P अप्लाई कर दिया, तो इस लोड P की वजह से इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ गई, ओके। नाउ व्हाट आई डू इज आई रिमूव दिस लोड, मैं इसे निगेट कर देती हूँ, मैं इसे हटा देती हूँ, एंड व्हाट आई सी इज दैट जो इस पर डिफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल गायब हो गई, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है स्ट्रेस की ऐसे आती है, एक वैल्यू जो है ऐसी आएगी कि अगर उसके बाद आप उस फोर्स को हटा भी दोगे, उस लोड को हटा भी दोगे, तो वहाँ जो है वो डिफॉर्मेशन हटेगी नहीं, तो उस डिफॉर्मेशन को कहा जाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दैट मीन्स इसमें कुछ रेसिडुअल डिफॉर्मेशन रहेगी। तो द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, जिस पॉइंट तक अगर आप स्ट्रेस को अप्लाई करो, जिस पॉइंट तक वो स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू कि अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करो एंड दिस इज सम वैल्यू P, इस पॉइंट तक अगर मैं उस लोड को रिवर्स कर दूं, वापस लाऊं, रिमूव कर दूं, तो इस बॉडी पे डिफॉर्मेशन जो है बिल्कुल नहीं दिखे, दैट्स कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। So let's read between the lines. Beyond the elastic limit, so the material gets into plastic stage, जो मैंने कहा, so what it is actually is just a second. So yeah, let me use a pencil here. So it says that for a given section, there's a limiting value of force up to which and within which, understand, up to which and within which the deformation entirely disappears on the removal of the force. तो उस ultimate value of stress को जो है हम elastic limit कहते हैं। तो elastic limit is basically stress का ultimate value, okay। So now let's understand some basic concept which is this Hooke's law। तो Hooke's law पे बहुत सारे सवाल आपने प्रीवियस में देखे होंगे, चाहे एसएससी की बात कर ले, चाहे जूनियर इंजीनियर की बात करें, तो डायरेक्टली पूछ लेता है। Now what's Hooke's law? You all must be knowing this. When a material is loaded with an elastic limit, so the stress is directly proportional to the strain प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेस अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो अगर एक बॉडी पर जो है आप लोड अप्लाई करें, तो एक ऐसी पर्टिकुलर लिमिट होती है जहाँ तक जितना आप स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रोपोर्शनैलिटी के तहत स्ट्रेन भी उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, आपका स्ट्रेन भी बढ़ रहा है ना। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी की लिमिट हटाएं तो यहाँ आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, इट इज़ E इंटू एप्सिलॉन। दिस E इज़ द यंग्स मॉडुलस और द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। नाउ व्हाट इज़ दिस पर्टिकुलर लिमिट कॉल्ड, एग्जाम में जो आपसे पूछेगा वो इस लिमिट का नाम होगा। तो हुक्स लॉ जो है जो एप्लीकेबल है अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ठीक है। इस प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जो है लीनियर जो है रिलेशनशिप रहता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। फिर यहाँ से अगर आप देखें प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बियॉन्ड दिस रीजन, यहाँ पर रहता है नॉन लीनियर रिलेशनशिप, जैसे आप ग्राफ से ही पता चलेगा, इट्स नॉट लीनियर। एंड देन हियर कम्स द इलास्टिक लिमिट विच इज़ जो हमने अभी पिछले स्लाइड्स में पढ़ लिया, ओके। अब कुछ मटेरियल्स की जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस जिसे कहते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादातर स्टील का जो आप याद रखेंगे, ई ऑफ स्टील दैट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, इट्स इक्वल टू, वैसे रेंज में होता है इट्स 200 to 220 गीगापास्कल, बट फॉर स्टील यूल, सो फॉर स्टील यूल रिमेंबर कि 200 गीगापास्कल्स होता है, राइट। एंड देन सम वैल्यूज़ फॉर, ओके, रबर का जो है 50 गीगापास्कल्स, एंड अगर कोई रिजिड मटेरियल है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इनफाइनाइट होगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो लेट्स गेट मूविंग। ये जो डेल्टा एल का वैल्यू है हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।
So yeah, here is the modulus of elasticity for some materials. Just go through it once. ठीक है, स्टील का like I said it's 200 to 220, तो 200 याद रखेंगे. रॉट आयरन का इज 190 to 200, कास्ट आयरन का 100 to 160, कॉपर का 90 to 110, ब्रास का इट्स 80 to 90, एल्यूमिनियम का 60 to 80 एंड टिम्बर का 10. ओके, सो देन वी कम टू द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो वेरी सिंपली, अगर किसी बॉडी पर जो है फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी जो वैल्यू है दैट्स पी. ओके, लेट मी शो यू हियर. तो एक बॉडी है जिसकी लेंथ जो है वो एल है और इस पर लोड एक्ट कर रहा है पी. तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इज ए, या यहाँ पर भी सेम क्रॉस सेक्शन वाली है, इट्स ए. तो इस लोड की वजह से जो इस बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगी, यू विल रिमेंबर इट विल बी पी एल बाई ए ई. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. इट विल बी पी एल बाई ए ई, वेयर पी इज योर लोड, एल इज द लेंथ ऑफ द बार, ओके, और द बॉडी, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ई इज द यंग्स मॉड्यूलस. तो यहाँ आप याद रखेंगे कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, पहले तो ये बात कि ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल है चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, चाहे मतलब पी यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस हो या टेंसाइल स्ट्रेस हो, इट विल होल्ड गुड फॉर बोथ. ठीक है, इट विल बी पी एल बाई ए ई विल बी द डिफॉर्मेशन. तो इसके अलावा जो मतलब मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स उनका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है कंप्रेशन और टेंशन में ऑलमोस्ट सेम ही होता है. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू विल रिमेंबर. और टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पॉजिटिव नोटेशन से दिखाते हैं. ठीक है, यू विल ऑल्सो रिमेंबर दैट. नाउ देन कम्स द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स ओन वेट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सी यहाँ पर जो है अब एक बॉडी को कंसिडर कर लेते हैं जिसका अपना वेट W है और बस ये सस्पेंडेड है. ठीक है, इस अपने वेट, इस सेल्फ वेट W की वजह से जो इस पर लोड आए, जो इस पर डिफॉर्मेशन आएगा वो कितना होगा. तो दैट विल बी गिवन बाय, अगर इसका डिफॉर्मेशन निकालना हो, जस्ट अ सेकेंड, yes, so that delta L will be given by WL divided by 2AE. तो यहाँ पर जो W है इट्स सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, लेंथ अगेन इज द L इज डिनोटेड बाय L, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया एंड E इज द यंग्स मॉडुलस. तो यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है. अभी जब हमने किसी लोड की वजह से डिफॉर्मेशन देखा दैट वाज WL बाई AE, और वहीं पर जो सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन देखा दैट इज WL बाई 2AE. दैट मीन्स द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट इज हाफ अ टाइम्स द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी due to a load acting on it which is again of the same magnitude. चाहे वो load W same magnitude का हो, तो उससे पैदा होने वाली जो deformation है that will be what? It will be twice जो इस पर deformation आएगी due to its self weight. तो again star mark वाला point. Okay. Then comes the principle of superposition. Okay, again very easy. तो यहाँ पर अभी तक जो है हम वो वाले फोर्सेस कंसिडर कर रहे थे जहाँ पर जो है एंड पर फोर्स लग रहे थे. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक बॉडी जो है बहुत सारे सेक्शंस की बनी होती है और जो फोर्सेस है अलग अलग सिर्फ आउटर एज पे लगने के बजाय, सी दिस इज P1, दिस इज P2, सिर्फ आउटर एज पे लगने के बजाय इनर एज पे भी लगते हैं. तो उन केस में देखिए जनरल डेल्टा L जो था दैट वाज PL बाई AE. तो दिस इज कंसिडरिंग कि बार के पूरे लेंथ पर जो है सेम किस्म का फोर्स आ रहा है और जो लेंथ है दैट्स L. ओके, बट यहाँ पर जो है सेकंड केस में हर एक सेक्शन पे अलग अलग फोर्स आ रहा है, राइट. सो इन दिस केस द फॉर्मूला बिकम्स 1 बाई AE बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बार्स ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन. यूनिफॉर्म सेक्शन वाले बार्स की बात करें तो A कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर हर एक सेक्शन के लिए P1 L1 प्लस P2 L2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जितने किस्म के आपके फोर्सेस लग रहे हैं जितने किस्म के सेक्शंस पर, तो डिपेंडिंग ऑन दैट द फॉर्मूला विल बी दिस. सो दैट इज अबाउट द फर्स्ट सब टॉपिक. इसके साथ आपका पहला सब टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है. नाउ लेट्स गेट मूविंग टू सम ऑफ द MCQs और देख लेते हैं कि क्या हमने वाकई इस टॉपिक को जो है समझाया नहीं. तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है दैट इज इफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट सेट्स अप सम रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन. दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज, तो पहले ही हमने पढ़ लिया ये, इस रेजिस्टेंस को पर यूनिट एरिया, ठीक है, इट वी कॉल इट एज स्ट्रेस. सो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेस. The term deformation per unit length is, so we read it, that a strain is equal to this delta L, the change in length to the original length. So it's the deformation per unit length. So the answer to the second will be B, strain. Then the term Young's modulus is used for only for
young persons, only for old persons, young and old, none of these. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? none of these. ठीक है, ये old young से इसका कोई रिलेटेड नहीं है, रिलेशन नहीं है. So it's the proportionality constant in terms of the in case of Hooke's law. So none of these will be the answer. And then the fourth question is modulus of elasticity is a ratio of. तो अभी हमने Hooke's law में देखा that stress is directly proportional to strain, and if you remove it, it becomes that stress is equal to modulus of elasticity into strain. तो अगर हम E का वैल्यू निकालें, E will be equal to stress upon strain. तो वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गेट कन्फ्यूज आप स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस लिख के आए या कोई दूसरी गलती करके आए. सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और द यंग्स मॉडुलस, इट्स द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन. सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी स्ट्रेस टू स्ट्रेन 4A. With that we come to the end of the सब टॉपिक फर्स्ट. तो अब चलते हैं अपने छोटे से नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, विच इज़ द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स एंड बार्स ऑफ वेरिंग सेक्शंस. तो इसमें हमें 3 किस्म की फॉर्मूलाज याद रखनी है. एक तो जो बार्स जो हैं, यस, सो बार्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस. तो अभी तक जो हमने डिस्कशन करा वो था बार जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की थी, राइट. अब हम ऐसी बार्स देखेंगे जिनका सेक्शन बदल रहा है. यहाँ पर छोटी हो गई, ठीक है, किसी और पॉइंट पे थोड़ा और सेक्शन बदल गया. सो बार्स ऑफ वेरिंग सेक्शंस. तो दूसरी जो किस्म की बार है दैट्स द बार्स ऑफ यूनिफॉर्मली टेपरिंग सेक्शंस. ठीक है, तो इसमें भी सेक्शन बदलता हुआ बट यूनिफॉर्मली टेपरिंग लाइक दैट. सी अगर सर्कुलर टेपरिंग है तो मे बी ऐसे, ठीक है, और या अगर स्क्वायर टेपरिंग है या रेक्टेंगुलर टेपरिंग है तो बार छोटी 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 होते हुए, ठीक है, फाइनली स्क्वायर ही रहेगी बट इट्स अगेन टेपरिंग. ओके, तो इन बार्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड देन देर आर बार्स ऑफ कॉम्पोजिट सेक्शंस. कॉम्पोजिट सेक्शंस वो वैसी बार्स जो 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ मटेरियल की बनी हो. ओके, सो हम उन बार्स के बारे में भी. तो दीज आर 3 सिंपल फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर. तो पहले बात कर लेते हैं बार्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस की. तो अभी तक हमने देखा डिफॉर्मेशन ड्यू टू अ फोर्स ऑन अ बॉडी, वो क्या था, PL/AE. अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर जो है सिर्फ लेंथ जो है, सिर्फ एरिया बदल रहा है और लेंथ भी अलग अलग सेक्शन की अलग अलग है. ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा एल है विल बी व्हाट, सी अभी तक डेल्टा एल वॉज PL/A इंटू E. अब यहाँ पर लेंथ भी अलग अलग आएगी एंड एरिया भी अलग अलग आएगा, वेरी सिंपली. और हम ये वाला केस भी मान के चल रहे हैं कि जो हर कोई सेक्शन है, ऐसा हो सकता है कि हर कोई सेक्शन अलग अलग मटेरियल का बना हो तो E भी डिफरेंट होगा. तो इन दैट केस इट विल बी P, सिर्फ लोड ही कांस्टेंट रहेगा. तो हर केस में L1 डिफरेंट होगा, A1 डिफरेंट होगा, E1 डिफरेंट होगा. तो P को कॉमन निकाल के इट विल बी L1 डिवाइडेड बाई A1 E1, ओके, P बाहर, प्लस L2 डिवाइडेड बाई A2 E2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, तो बार्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पहला वाला, बट इसमें सिर्फ लेंथ और एरिया जो है अलग अलग डिफरेंट देना पड़ेगा. देन वी कम टू बार्स ऑफ यूनिफॉर्मली टेपरिंग. तो यूनिफॉर्मली टेपरिंग सेक्शन में आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखनी है. तो इसमें सर्कुलर मोस्टली आपसे पूछता है. ठीक है, अगर एक बॉडी है जिसका जो है ये टेपर कर रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, आप समझ रहे हैं, इट्स लाइक दिस, ये ऐसे क्रॉस सेक्शन की बार है. ठीक है, तो इसमें जो डेल्टा एल होगा इट बी 4PL पाई D1 D2 E. तो यहाँ पर D1 जो है आपके छोटे डायमीटर का डायमेंशन है, छोटा डायमीटर, एंड D2 इज द बिगर डायमीटर एंड E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड P इज द फोर्स, L इज द लेंथ. यू ऑल नो दैट. सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज स्टार मार्क वाला पॉइंट अगेन, तो रिमेंबर इट. सो विद दैट वी कम टू द थर्ड टाइप विच इज़ द बार्स ऑफ कॉम्पोजिट सेक्शंस. तो बहुत आसान है. तो इस वाले केस में सबसे पहले 2 चीज़ें याद रखने की है. पहली वाली चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर कॉम्पोजिट सेक्शंस है तो एक बार है, ठीक है, जो 1-2 किस्म के मटेरियल की बनी है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, ये मटेरियल A है फर्स्ट एंड दिस इज अगेन मटेरियल सेकंड. तो इसमें जो स्ट्रेन है दोनों ही बार्स में वो सेम होगा. तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो है, जो बार 1 में चाहे एक्सटेंशन हो कॉन्ट्रैक्शन हो, वही एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो है बार 2 में भी होगा. ना वील रीड इट फर्दर कि वो किस पे डिपेंड करता है कि किस में एक्सटेंशन होगा और किस में कॉन्ट्रैक्शन, बट इट विल बी सेम. तो बेस्ड ऑन दैट वील अराइव एट दिस फॉर्मूला. वो फॉर्मूला क्या है, अगर दोनों में स्ट्रेन बराबर है तो इसका मतलब स्ट्रेन की क्या फॉर्मूला है, स्ट्रेन की okay, so strain is equal to stress divided by modulus of elasticity. So sigma 1 by E1 will be equal to sigma 2 by E2. Okay, so that gives us the formula that sigma 1 जो है अगर आप transpose कर ले E1 को और to the right hand side, so it will be sigma 1 will be E1 by E2 times
ऑफ सिग्मा 2। अब जो ये E1/E2 है इससे कहा जाता है मॉड्यूलर रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स द रेशियो ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ और मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सो सिग्मा 1 जो है किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में बराबर होगा सिग्मा 2 के बराबर। सो इन दिस केस सिग्मा 1 बाई दिस E1/E2। तो पहली चीज़ आप याद रखेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो लोड बार 1 में आ रहा है और बार 2 में आ रहा है, सो दैट विल सम अप एंड form the total load. Okay, so in this case P will be equal to P1 plus P2. So with that we come to the end of subtopic 2. चलिए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं और देखते हैं कि हमें ये कितना समझ में आया है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ अ बार इज डिफरेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस इज इक्वल टू। तो हमने देखा कि डिफरेंट सेक्शंस वाले केस में डेल्टा एल जो है ऐड हो रहा था, इट वाज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। हाउ डू वी से दैट? बिकॉज हमने लोड को कॉमन निकाल के अंदर रख लिए थे L1 बाय PL बाय A1, और अगर E कांस्टेंट है तो E को आप बाहर भी रख सकते हैं। सो इट वाज L1 बाई A1 प्लस L2 बाई A2, राइट, एंड सो ऑन। तो बेसिकली आप ये ऐड कर रहे हैं डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, दिस पोर्शन इज डेल्टा L1, ठीक है, P बाई E इंटू L2 बाई A2 इज E2। तो so the answer for this will be 1. So it is the sum of what? It's the sum of the changes in the lengths of different sections. So answer will be A. So B is a circular bar of length L uniformly tapers from diameter D1 to diameter D2, ठीक है। इफ द बार इज सब्जेक्टेड टू एक्चुअल टेंसाइल लोड जो है P है, तो इसका एलोंगेशन कितना होगा? तो इसका एलोंगेशन जो होगा इट विल बी 4PL डिवाइडेड बाय पाई E D1 D2. So the correct option will be option C. Then the third question is the maximum stress produced in a bar of tapering section is. तो जैसे कि हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड और द इंटरनल रेजिस्टिंग मोमेंट और द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि स्ट्रेस और एरिया के बीच में जो है दैट्स इनवर्स रिलेशनशिप। तो जितना एरिया कम होगा उतना ही स्ट्रेस ज़्यादा होगा, राइट। तो टेपरिंग वाले केस में आपका जहाँ सबसे ज़्यादा कम डाया होगा वहीं पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगा। सो द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन कहाँ पर होगा? इट विल बी एट द स्मॉलर एंड। Okay, the answer will be B. Then question number 4 is in a composite section the number of different materials is. तो composite मैंने आपको कहा कम से कम 2 अलग होने चाहिए, so it will be more than 2. composite तभी बनेगा, so the answer will be C. And then the fifth is a composite section contains 4 different materials. Okay, तो stresses in all the different materials will be. तो अभी मैंने डिस्कस किया कि हमने बस कॉम्पोजिट बार्स डिस्कस किए थे जहाँ पर सिर्फ 2 किस्म के मटेरियल थे, राइट। तो उसमें हमने देखा कि जो स्ट्रेस इन 1 था दैट वाज समथिंग इनटू स्ट्रेस इन 2, E1 बाय E2, और मॉड्यूलर रेशियो टाइम्स M टाइम्स सिग्मा 2। इसका मतलब अलग अलग जो है बार्स अलग अलग स्ट्रेसेस ले रही थी, दैट वाज इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इलास्टिक दिस मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटीज। तो इसका मतलब है अलग अलग बार्स जो है अलग अलग स्ट्रेसेस लेंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्ट्रेसेस इन ऑल द डिफरेंट मटेरियल्स विल बी डिफरेंट, सो द आंसर विल बी सी। ओके, सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ सब टॉपिक 2, और इसके बाद हमारा सबसे छोटा टॉपिक रहता है दैट इज थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। वेरी इजी, अगेन छोटे छोटे 2-3 कुछ जो है फॉर्मूलाज इसमें भी हम पढ़ेंगे। लेट्स गेट मूविंग। तो सबसे पहले थर्मल स्ट्रेसेस होते क्या हैं? सो थर्मल स्ट्रेसेस एज द नेम सजेस्ट्स, ये वो स्ट्रेसेस है जो पैदा होते हैं टेम्परेचर के बढ़ने या घटने की वजह से, राइट। सो जस्ट अ सेकंड, ओके, तो पहले समझ लेते हैं कि ये थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हमने किसी बॉडी पर लोड P अप्लाई किया या किसी किस्म का टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया तो उसमें पैदा होते थे स्ट्रेसेस। अब ये टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेसेस कैसे पैदा होते हैं? देखिए, अगर कोई बॉडी है, ओके, से वी फिक्स इट। सो फर्स्ट थिंग कि किसी बॉडी में स्ट्रेस आने के लिए हमें उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस केस लेट्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब नेचुरल टेंडेंसी जो है इस बॉडी की दैट विल बी टू एक्सपैंड, ये फैलना चाहेगी। लेकिन क्योंकि हमने इसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है, ये ऐसे इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, इट वांट्स टू एक्सपैंड बट वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट, तो इस बॉडी पर जो फोर्सेस आएंगे वो कंप्रेसिव होंगे। तो इस बॉडी को लग रहा होगा इंटरनली कि मुझे जो है दबाया जा रहा है, मुझे कंप्रेस किया जा रहा है, तो इस पर लगने वाले फोर्सेस होंगे कंप्रेसिव
forces. तो इसे ऐसे ही लग रहा होगा as if some load is compressive load is acting on it, right? Similarly अगर किसी बॉडी का जो है सिमिलरली ऐसी ही एक बॉडी है और अब हमने टेम्परेचर को क्या किया, घटा दिया, तो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी विल बी टू श्रिंक इन साइज, राइट? बट क्योंकि अगेन हमने इसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो इसको हम श्रिंक नहीं होने दे रहे हैं, तो इसे लग रहा है कि नेचुरल टेंडेंसी के ऑपोजिट इसे खींचा जा रहा है और इस पे लगने वाले स्ट्रेसेस जो है इन दैट केस विल बी टेंसाइल. ओके, सो दैट्स अबाउट दी थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स. अब समझते हैं कि सिंपल बार्स में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या डिफॉर्मेशन आती है. तो चलिए एक बार ले लेते हैं जिसकी लेंथ है L और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया बाय मार्जिन T, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस से हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया. एंड द अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. अंडरस्टैंड दैट कोई बॉडी टेम्परेचर को कैसे रिएक्ट करती है, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, कॉरिस्पॉन्डिंगली उसका कैसा रिएक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. तो अगर किसी का अल्फा और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा है, इसका रिएक्शन टू द टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है. से बॉडी ए है और बॉडी बी है, इसका अल्फा जो है अल्फा ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन अल्फा ऑफ बी. दैट मीन्स अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो ए की जो है टेंडेंसी ज़्यादा है फैलने की और एक्सपैंड करने की एज़ कम्पेयर टू मटेरियल बी जिसका जो अल्फा है कम है than alpha A, ठीक है. दैट्स अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ दिस लीनियर एक्सपेंशन. तो कुछ मटेरियल्स का जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आप यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में डाला हुआ है. तो स्टील का जो है इट्स 11.5 इंटू 10 टू द पावर 6 -6 इंटू 13 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6, तो इनका कॉमन ही है इस वाले केस में, ठीक है. तो जस्ट गो थ्रू इट. स्टील का इज 11.5 टू 13, राइट. Now understand the units. It's per degree Celsius. Wrought iron और cast iron का is 11 to 12. Aluminium का is 23 to 24. And copper, bronze का is 17 to 18. Now we increase the temperature or decrease the temperature by T. ठीक है, तो इससे पैदा होने वाले जो स्ट्रेस है that is equal to what? पहले तो जो इसकी वजह से elongation आएगी that will be equal to L into alpha into ओके. तो डेल्टा एल मिलने की वजह से आप निकाल सकते हैं इस पे स्ट्रेन. स्ट्रेन इज इक्वल टू दिस डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ. तो डिफॉर्मेशन के बदले एल अल्फा टी बाय एल, तो गिव्स यू अल्फा टी. तो इसका मतलब स्ट्रेस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लास्ट टी इनटू स्ट्रेन विच इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, जो हमारा अल्फा टी आया. तो जो आप याद रखेंगे वो दो एक्सप्रेशंस कि इसकी वजह से इलोंगेशन कितना है और डिफॉर्मेशन कितना है और इसकी वजह से पैदा होने वाला स्ट्रेस कितना है, राइट. So stress will be alpha into T into E. Now this is when we consider कि जो ये हमारे सपोर्ट्स हैं इस बार को जो होल्ड कर रहे हैं ये बिल्कुल नहीं हिलते. बट इट मे हैपन, इट मे सो हैपन कि ये जो सपोर्ट है ये भी थोड़ा यील्ड करे, से बाय दिस डेल्टा ये थोड़ा हिले, ये थोड़ा रिएक्ट करे टू टेम्परेचर एज वेल या मूव करे. तो इन दैट केस जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है. इन दैट केस इट बिकम्स इक्वल टू जो डेल्टा एल है जो अभी तक कितना था एल अल्फा टी, वो घट के हो जाता है, इसमें से माइनस हो जाता है आपका डेल्टा. तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हम निकालेंगे इसका स्ट्रेन एंड देन स्ट्रेस जो है दैट कम्स इक्वल टू अल्फा टी. ओके, अभी तक तो यहाँ पे अल्फा टी ई होता था बट यहाँ पर माइनस होगा डेल्टा बाय एल. ओके, नाउ दिस इज द amount by which the support is yielding. So with that we come to the second section which is circular tapering section के केस में क्या होगा. circular tapering section के केस में आप याद रखेंगे तो maximum stress delta L is L alpha T जैसे पहले वाले केस में था, but maximum stress जो पैदा होगा सबसे पहली बात आप याद रखेंगे D1 in this case, D1 is बड़ा वाला diameter. ओके, सो इट इज़ द बिगर डायमीटर, D2 इज़ द स्मॉलर डायमीटर. सो अल्फा टी आप पिछले ही एग्जाम्पल से याद रख रहे हैं, इट इज़ अल्फा टी इज़ द स्ट्रेस. तो बदल क्या रहा है इन सर्कुलर टेपरिंग सेक्शन, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय D1 बाय D2, द बिगर डायमीटर डिवाइडेड बाय द स्मॉलर डायमीटर. दैट इज़ ऑल दैट चेंजेस, ठीक है. इसमें डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा. सो इट इज़ इक्वल टू अल्फा टी ई as in case of simple bars but multiplied by D1 by D2 where D1 is the larger diameter and D2 is the smaller diameter. Okay, so alpha आप जानते हैं, it's coefficient of linear expansion, we discussed this अभी ही देखा. Then the third and the last thing being the bars of varying section. अब देखिए thermal stresses में हमने bars of varying section नहीं किया था, right? तो यहाँ पर अब अगर क्रॉस सेक्शन भी वेरी करे, ऐसे यहाँ पर क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन जो है A1 है एंड सेकेंड सेक्शन जो है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन A2 है, तो इन दैट केस क्या होगा.
सो इन दिस केस एज अ थर्मल स्ट्रेस इज शेयर्ड इक्वली, क्योंकि यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस का जो शेयर है होगा वो बराबर है, तो इसका मतलब स्ट्रेस 1 इंटू एरिया 1 जो कि है लोड के बराबर विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इन द सेकेंड बार इंटू एरिया ऑफ द सेकेंड बार। तो पहली चीज़ जो है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट अप्लाइज हियर। एंड सेकेंड थिंग दैट डिफॉर्मेशन ऐसे जैसे हमने पहले वाले सब टॉपिक में किया था कि जब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल किया था, ओके वहाँ पर भी हम जो है डिफॉर्मेशन दैट यूज टू एड अप, राइट। So in this particular case also what happens is delta L will be equal to delta L1 plus delta L2. Now we know that strain is equal to delta L deformation per unit length. Okay, so by that measure delta L किसके बराबर है? It is equal to epsilon multiplied by L, और epsilon strain का from Hooke's law we know that it's equal to stress divided by modulus of elasticity. So that multiplied by length gives us what? It gives us the deformation delta L. तो यहाँ पर ऐसे ही अप्लाई करते हुए the delta L will be given by delta L1 which is sigma 1 L1 by E1 plus sigma 2 L2 by E2. Now in case अगर ये अलग अलग मटीरियल्स के भी बने हैं, सिर्फ सेक्शन वेरी नहीं कर रहा है, मटीरियल भी वेरी कर रहा है, इसका E1 है और इसका E2 है, तो इन दैट केस विल बी ईजी, डेल्टा L विल बी इक्वल टू, बस आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी चेंज करेंगे, विल बी डेल्टा sigma 1 L1 by E1 प्लस sigma 2 L2 by E2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी किस्म के अलग अलग किस्म के मटेरियल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे इज द कॉम्पोजिट बार्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए कॉम्पोजिट बार जो है, मैंने अभी आपसे कहा कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ बार्स, राइट। सो व्हाट हैपन्स with composite bars due to increase or decrease on temperature is that, अब अगर see we take just a second, we take this composite bar which consists of steel and brass, ठीक है, हमारे पास एक बार है जो कि स्टील और ब्रास की बनी हुई है। अब आप जानते हैं कि जो ये स्टील है एंड दिस इज ब्रास, वी नो दैट अल्फा फॉर ब्रास इज ग्रेटर दैन अल्फा फॉर स्टील, राइट। तो जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है दैट्स ग्रेटर है ब्रास का, इसका मतलब अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, राइट, तो इन रिएक्शन टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ब्रास जो है ज़्यादा फैलना चाहेगा, ठीक है, ब्रास ज़्यादा फैलना चाहेगा एज़ कम्पेयर टू स्टील। तो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ब्रास जो है खुद को कंस्ट्रिक्टेड महसूस करेगा, तो ब्रास फैलना चाहता है बट इट फील्स लाइक इट्स मूवमेंट इज कंस्ट्रिक्टेड, तो इसको लगेगा मुझ पर आ रहे हैं कंप्रेसिव फोर्सेस। एट द सेम टाइम स्टील जो है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो कम है एज कम्पेयर टू ब्रास, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से ये से इतना था और टेम्परेचर इंक्रीज से इतना, इसका अपना नेचुरल टेंडेंसी है कि इतना फैलता, लेकिन ब्रास की वजह से इस स्टील पे जो है खिंचाव आएगा, ठीक है, इट विल बी पुल्ड, तो इसको लग रहा होगा कि मुझ पर जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ओके। तो एट द सेम टाइम कंपोजिट बार्स में दो अलग अलग किस्म के बार्स पे दो अलग अलग किस्म के फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है, ठीक है। इसके लिए हम लिखते हैं दैट सिग्मा 1 A1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 A2, दैट इज उस पे लगने वाला, ब्रास पे लगने वाला कंप्रेसिव लोड, ये दिस इज ऑन ब्रास, will be equal to the tensile load which is acting on the steel. So the first thing that you will remember in composite bars is sigma 1 A1 is equal to sigma 2 A2, जो हमने इससे पहले वाली सिचुएशन में भी देखा, राइट। एंड द सेकेंड थिंग बीइंग, अब इसका स्ट्रेन देख लेते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि अलग अलग ब्रास और स्टील को कैसा लग रहा होगा, ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेन देखें ब्रास का, देखिए अगर ब्रास अलग से बार होती और हम टेम्परेचर बढ़ा देते बाय टेम्परेचर T, तो स्ट्रेन जो ब्रास पर आता दैट वुड हैव बीन अल्फा 1 इंटू टी, राइट, जो हमने पिछले वाले केस में भी देखा, इट वुड हैव बीन अल्फा 1 इंटू टी, अल्फा 1 से इट वाज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, बट स्टील के होने की वजह से इसका जो स्ट्रेन है इट्स कंस्ट्रिक्टेड एंड ड्यू टू दैट इट इज इक्वल टू अल्फा 1 T माइनस एप्सिलॉन विच इज़ द एक्चुअल स्ट्रेन दैट इज प्रेजेंट इन द कॉम्पोजिट बार, ठीक है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी चीज़, सो सिमिलरली इज द केस फॉर स्टील, तो स्टील अगर अलग से होता, अकेला होता और इसका जो है कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन से अल्फा एस होता या अल्फा 2 होता, तो इस पर स्ट्रेन लगता अल्फा 2 इंटू टी, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रास इस पर लग रहा है एक एक्स्ट्रा व्हाट,
एक एक्स्ट्रा स्ट्रेन, इस पर डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, एंड दैट इज इक्वल, सॉरी दिस E2, ओके. सो E2 is equal, and in previous case that was epsilon 1, okay. So epsilon 2 is equal to the actual stress minus alpha 2t. तो अगर हम पहली और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, व्हाट वी गेट दिस फॉर्मूला विच इज अल्फा 1 प्लस, सॉरी, epsilon 1 plus epsilon 2 is equal to t into alpha 1 minus alpha 2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल रिमेंबर. क्वेश्चंस डायरेक्टली इन दो इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे व्हेन वी गेट ऑन टू द कन्वेंशनल क्वेश्चंस लेटर. Okay, so that is about the composite bars. So now let's quickly get to the questions, and with this we finish today's lesson. So the first question being, the thermal stress is caused when the temperature of a body, तो टेम्परेचर बढ़े या घटे दोनों ही केस में जो है थर्मल स्ट्रेस आ जाता है. सो आंसर विल बी डी. Yes. So the second question is, when the temperature of a body is increased, the stress induced will be. तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ओके, टेंडेंसी इसकी फैलने की होगी, बट कंस्ट्रिक्शन की वजह से इसको लगेगा मुझ पर अप्लाई हो रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस. सो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज, स्ट्रेस इंड्यूस्ड विल बी दैट ऑफ कंप्रेशन. सो द आंसर इज बी. ओके, just a second. Yes. So the third question being, if the ends of a body yield, the magnitude of thermal stress will be. तो हमने अभी देखा था पहले वाले केस में कि डिफॉर्मेशन जो है, पहला वाला स्ट्रेस जो है, it was alpha t this E, right? बट इन केस अगर हमारे यील्ड करने लग जाते सपोर्ट्स भी, it was alpha t. So in that case it would be alpha t minus that yield, the amount by which the support would yield, divided by L whole multiplied by E. तो थर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू है that would decrease. बहुत सारे बुक्स में इसका आंसर जो है वो गलत लिखा है, बट द करेक्ट आंसर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल स्ट्रेस विल डिक्रीज. सो द आंसर इज बी. Then the maximum thermal stress in a circular tapering section, again maximum thermal stress वहाँ पर होगा जहाँ पर diameter सबसे ज़्यादा छोटा होगा. Okay, now okay, the question is the maximum thermal stress in a circular tapering section. तो हमने क्या देखा कि thermal stress in circular tapering section was what? It was alpha TE, but we would multiply it with a factor D1 by D2. तो D1 होता बड़ा डायमीटर, D2 था छोटा डायमीटर. अब आपसे छोटे डायमीटर से पूछ रहा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिगर डायमीटर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर डायमीटर, नो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो इसका आंसर जो है विल बी ए, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बिगर डायमीटर. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इफ अ कॉम्पोजिट बार इज कूल्ड, ओके, द नेचर ऑफ स्ट्रेस इन द पार्ट विद हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन विल बी. तो अभी हमने टेम्परेचर इंक्रीज की बात की थी कॉम्पोजिट बार में कि जो ब्रास की अल्फा थी वो ज़्यादा थी. तो यहाँ पर बोल रहे हैं अगर एक कॉम्पोजिट बार को हम ठंडा करें, टेम्परेचर को कम करें. लेट मी क्लियर द स्क्रीन हियर. तो वेरी गुड कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है, इसको लास्ट में समझ लीजिए, एंड with that we call it a day. So if a composite bar is cooled, ठीक है, टेम्परेचर को आपने कम कर दिया. नेचर ऑफ स्ट्रेस इन द पार्ट विद हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. अब ब्रास जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा होने की कोशिश करेगा एज कम्पेयर टू द स्टील. ठीक है, ब्रास जो है कंस्ट्रिक्ट होने की कोशिश करेगा. तो लेकिन इस फिक्सचर की वजह से, इसको कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से इसको आप फ्री विल नहीं दे पा रहे कि उतना कंस्ट्रिक्ट हो जाए. तो इसको क्या लगेगा कि मुझ पर कैसे फोर्सेस आ रहे हैं, इसको लगेगा कि मुझ पर आ रहे हैं टेंसाइल फोर्सेस. सो द करेक्ट आंसर टू दिस विल बी व्हाट? द टेंसाइल फोर्सेस. जस्ट अ सेकेंड. सो येस, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. होप आपको आज का जो लेसन है बहुत पसंद आया होगा, और पसंद नहीं भी आया तो प्लीज़ ऑनेस्ट कमेंट्स लिख के बताइए कि क्या पसंद नहीं आया. तो कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ जो कि इलास्टिक कांस्टेंट. सो देखते हैं हम उसमें कितना जो है फिट कर सकते हैं. इसके अलावा आपको एक छोटा जो है टॉपिक, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक हम जो है 2 लेक्चर्स कम से कम लाने की कोशिश करेंगे, राइट? जस्ट अ सेकेंड. या गाइज, लेट मी थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग फर्स्ट. सो हम जो है दिन में 2 लेक्चर्स लाएंगे, जिसमें एक लेक्चर जो होगा वो कम वेटेज वाला होगा. जैसे जेई का एग्ज़ाम आप देखें तो मैक्सिमम वेटेज आपकी एक सब्जेक्ट की 15 मार्क्स की है एंड मिनिमम 10 मार्क्स की है. सो फॉर नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ मैक्सिमम वेटेज वाला एक सब्जेक्ट एंड कम वेटेज वाला एक सब्जेक्ट. ओके, आई विल डिसाइड कि हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, और यू सजेस्ट आप क्या चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें. So for now that's it. Let's call it a day.
Thank you so much for listening, and please take care of yourself, and focus on your goal. Thank you.